किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज क्योंकि कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि बागवानी में इस समय में हमारे किसान भाई कौन कौन सी उन्नत कृषि क्रियाएं करें, अपनी फसलों का रखरखाव कैसे करें, कौन कौन सी सावधानियां रखें, इन तमाम बातों पर कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे। और इसमें मुख्यतः आज हम बात करेंगे फल एवं सब्जियों के बारे में कि बागवानी में फल एवं सब्जियों में इस समय में हमारे किसान भाई कौन कौन से कार्य करें। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह खीचड़, आप संयुक्त निदेशक उद्यान है पंत कृषि भवन। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी किसान साथियों का मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, क्योंकि कार्यक्रम में शुरू में हमने बताया कि आज हम चर्चा करेंगे उद्यानिकी के बारे में कि इस सप्ताह में हमारे किसान भाई उद्यानिकी की कौन कौन से उन्नत कृषि क्रियाएं करें, उन्नत कार्य करें। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बागवानी में इस समय में हमारे किसान भाई को क्या करना चाहिए। देखिएगा, अभी किसान साथियों ने सब्जियां और बीजीय मसाले हैं उनकी बुआई, रबी की जो भी फसलें थी इनकी बुआई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ बीजीय मसाले हैं जैसे जीरा, इसबगोल, धनिया और कुछ सब्जियों की भी बुआई इस वक्त करना चाहते हैं या करनी है अभी। तो उसमें मुख्य रूप से बात ध्यान ये रखने वाली है कि खेत की तैयारी तो अच्छे तरीके से करनी ही है, लेकिन क्षेत्र में प्रचलित और सिफारिश वाली किस्म का चयन करें, इस बात का मैं किसान साथियों से आग्रह करूँगा। और दूसरी बात विशेष ध्यान रखने वाली है, वो कोई भी बीज से बुआई करने वाली सब्जी या बीजीय मसाला है तो उसमें बीजोपचार जरूर करें, जिससे कि आने वाले टाइम में किसी प्रकार की कीट व्याधि नहीं हो। इसके अलावा कुछ सब्जियां जो पौध के माध्यम से लगाई जानी है, अभी पौध घर में पौध भी तैयार होगी तो निश्चित रूप से हमारे काश्तकार क्योंकि उन्नत तकनीक काम में ले रहे हैं तो प्रो ट्रे में ही तैयार करी होंगी, तो उनमें समय समय पर सिंचाई प्रबंधन करें। और जब पौध लगाने वाली फसलें हैं तो उसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि प्रो ट्रे से लगाने के टाइम में ही पौध घर से फसल उसकी पौध लाएं और अपने फील्ड में लगाएं। फल बगीचों का जहाँ तक सवाल है जी, इस वक्त चूँकि आने वाले टाइम में फ्रोस्ट या पाले की प्रॉब्लम होगी, तो अभी से सिंचाई प्रबंधन बहुत अच्छे से करना है। अभी अगर सिंचाई प्रबंधन अच्छा है आपका तो पाले की संभावना कम रहती है। और सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ में उर्वरीकरण है या फर्टिगेशन है वो भी शेड्यूल के अनुसार उनमें दिया जाना चाहिए। कुछ फल बगीचे हैं खास करके बेर, उसमें इस वक्त फल मक्खी का प्रकोप ज़्यादा होता है, अंडे देने की कार्रवाई करती है फल मक्खी। तो जो इन्फेक्टेड फल हैं उनको तोड़ के इकट्ठा करके गाड़ दें ज़मीन में। और स्प्रे ज़रूर कोई सिस्टेमिक कीटनाशक है जैसे मोनोक्रोटोफास है, इस तरह के कीटनाशी का एक स्प्रे ज़रूर अभी कर दें, जिससे कि आने वाले टाइम में कीड़े की समस्या नहीं हो। और स्प्रे के लिए 2 ml कीटनाशक है प्रति लीटर पानी में घोल के इसका स्प्रे पूरे पौधे पे अच्छी तरह से कर देना चाहिए, जिससे कि फल मक्खी के प्रकोप की संभावना नहीं रहे। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी आपने बात की कि हमारे काश्तकार भाई, हमारे किसान भाइयों ने पौध तैयार कर ली होगी, तो अभी हमारे जहन में, हमारे किसान भाइयों के जहन में ये सवाल आता है कि रबी सब्जियों में जो पौध रोपण है वो हमारे किसान भाई किस प्रकार से करें, इसमें कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करें, और क्या सलाह इस बारे में आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से। हाँ, देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि पौध है वो तैयार अभी तक वैसे काफ़ी काश्तकारों ने तैयार कर रखी होगी, लेकिन चूँकि सब्जियां समय समय पर आगे अगेती और पीछेती लगती रहती हैं जी, तो उसके लिए पौध तैयार करें तो मेरी सबसे पहली सलाह हमारे काश्तकारों को है कि उसमें किस्म का चयन बहुत अच्छे से करें। दूसरी बात, पौध है वो प्रो ट्रे में तैयार करें, कोकोपीट में तैयार करें, जिससे कि जितना फसल, क्योंकि बहुत महंगे बीज आते हैं सब्जियों के, तो एक भी बीज खराब नहीं हो, 100% बीज उगने चाहिए। और उसके बाद में लगाते टाइम जब लगाते हैं तो भी कम से कम हमें जो जब लगाते हैं तो उसका सोक आता है, वो कम से कम सोक आए। तो प्रो ट्रे को अपने क्षेत्र में ले जाके पूरी तरह से तैयारी खेत में, जो अपना शेड्यूल है ड्रिप के साथ में, मेरे ख्याल से ज़्यादातर काश्तकार ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर के साथ ही सब्जियां करते हैं, तो उसके लाइन के अनुसार
उठी हुई क्यारी में या उस लाइन के अनुसार पौधे लगाएं। और हर पौधे का अंतराल, जो जिस पौधे का अंतराल की ज़रूरत है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक बात का और ध्यान रखें, क्योंकि पाला आने वाला है सब्जियों में, जिन जिन सब्जियों को आपको पाले से बचाना है, खास करके लो टनल के माध्यम से, तो अभी से इस चीज़ की व्यवस्था कर लें कि इन सब्जियों को हमें लो टनल से बचाना है। तो लो टनल के लिए जो प्रारंभिक स्ट्रक्चर है, जो तार है, वो लगा लें। और जो ही टेम्परेचर कम आना चालू हो तो लो टनल की जो शीट है वो बिछानी चालू कर दें। जी, अब बात करेंगे सिंचाई के बारे में कि फल फूल और सब्जियों में हमारे किसान भाई जो हैं सिंचाई और उर्वरीकरण कैसे करें, क्या सलाह आप हमारे किसान भाइयों को और हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? चूँकि अब ज़्यादातर सब्जियां लग चुकी हैं और बगीचे आपके पहले से हैं ही हैं जी, और मेरा ये मानना है कि हमारे जो अग्रणी काश्तकार हैं या उन्नत काश्तकार हैं जो सब्जियां और फल करते हैं, वो सब उन्नत तकनीक है सिंचाई की वो काम में लेते हैं। बगीचे चूँकि सारे किसान ही बगीचे ड्रिप के माध्यम से करते हैं और सब्जियों में भी ड्रिप सिंचाई और मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करते हैं जी। तो ये एक क्रिटिकल टाइम है जिसमें जल प्रबंधन है, उस पर विशेष ध्यान रखना है। जितनी ज़रूरत है, एक मैं किसान साथियों से बात करूंगा कि एक दिमाग में रहता है कि जितना ज़्यादा पानी देंगे उतनी ज़्यादा अच्छी फसल होगी, लेकिन जल प्रबंधन का एक नियम है, ज़्यादा पानी है वो भी फसल को नुकसान करेगा, कम पानी है वो भी फसल को नुकसान करेगा। इसलिए जितनी ज़रूरत, हर फसल की एक अवस्था होती है, छोटी अवस्था, उससे बड़ी, तो हर अवस्था में एक निश्चित जल की मांग होती है, उतना ही पानी दें। हर फसल की मांग के अनुसार ड्रिप मान लीजिएगा 5 मिनट चलानी है या 10 मिनट चलानी है या आधे घंटे चलानी है, जितनी ज़रूरत है उतनी चलाएं। ये नहीं कि बिजली आ रही है 6 घंटे लगातार चलाएंगे तो उस आपका संयंत्र का ही फ़ायदा नहीं होगा और उल्टा फसल को भी नुकसान होगा। दूसरी बात जो फर्टिगेशन है या उर्वरकीकरण है, ये सबसे ज़्यादा आपकी फसल की जो उत्पादन है, उत्पादकता है और उत्पादन की गुणवत्ता है, ये तीनों चीज़ ही आपका फर्टिगेशन समय पर किया है तो वो बढ़ाएगा। तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र या जल में घुलनशील जो उर्वरक हैं वो आपको ड्रिप के माध्यम से फसल की अवस्था के अनुसार जो निर्दिष्ट है कितना देना है, फसल की अवस्था के अनुसार आपको समय समय पर फर्टिगेशन या उर्वरकीकरण करना है। हर फसल में इस बात का ध्यान रखना है। और जल प्रबंधन और पोषक तत्वों का प्रबंधन आपने इस वक्त अच्छा किया है तो निश्चित रूप से पाले का असर आपकी फसल पे कम होने वाला है और कीड़े बीमारियों का फसल पर असर कम होगा। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की आधुनिक तकनीकी की कि हमारे किसान भाई आधुनिक तकनीकी से अब अपनी खेती किसानी को उन्नत बना रहे हैं, तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फल सब्जी उत्पादन हेतु किसानों द्वारा आधुनिक तकनीक है, इसमें मैं मुख्यतः अगर बात करूं मल्चिंग की या फिर सिंचाई ऑटोमेशन की या मैं बात करूं उठी हुई क्यारियाँ जैसा अभी आपने बताया, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी दिए, डिटेल में जानकारी दीजिए हमारे किसान भाइयों को। ये क्या है, किस प्रकार से किसान भाई इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी देखिएगा साथियों, अब हमें अच्छा उत्पादन और गुणवत्ता का उत्पादन लेना है तो हमें निश्चित रूप से नई तकनीक अपनानी है जी। और आप लोग अपना भी रहे हैं। जो काश्तकार अभी तक अपनाना शुरू नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसको अपनाने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जैसे आपने बताई उठी हुई क्यारियाँ, जितनी भी सब्जियां हैं वो हमें डेफिनेटली उठी हुई क्यारियों पे लेनी चाहिए। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो जो प्रभावी जड़ क्षेत्र है उसमें अच्छी मिट्टी चाहिए होती है और उसमें हवा का प्रॉपर अनुपात की ज़रूरत रहती है तो वो उठी हुई क्यारियों में मेंटेन हो पाता है। दूसरी चीज़, अगर पानी की अधिकता होती है तो उठी हुई क्यारियों में साइड में पानी का निकास हो जाता है तो जड़ क्षेत्र में एकदम आदर्श स्थिति रहती है। और तीसरी चीज़, जब भी हमें खरपतवार निकालने हैं या फसल में सिंचाई करनी है या फिर किसी प्रकार के फल तोड़ने हैं या किसी प्रकार की सस्य गतिविधि करनी है तो उस दौरान हम बहुत अच्छे से उसमें कर सकते हैं उठे हुए क्षेत्र में, और एक पाथ मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है तो बार बार हमें सब्जियां या फसल है उसको टूटने का वो डर नहीं रहता और कॉम्पेक्शन का जो डर होता है वो भी नहीं रहता।
तो सबसे पहली चीज़ तो हमें अगर आधुनिक रूप से सब्जियां तैयार करनी है तो उठी हुई क्यारियां या जिसको रेज्ड बेड कहते हैं, ये तकनीक हमें ज़रूर अपनानी है। जिन काश्तकारों ने अभी शुरू नहीं करी है तो इसको अपनाया ज़रूर जावे। रेज्ड बेड बनाने के लिए बेड मेकर आता है ट्रैक्टर में, और बहुत ज़्यादा महंगा उपकरण भी नहीं होता है, तो ये आपको काम में लेना चाहिए। दूसरी चीज़, आपने जैसे मल्चिंग की बात करी, मल्च एक ऐसी तकनीक है जिससे एक तो अनावश्यक जल की ज़रूरत रहती है, बहुत ज़्यादा जल वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है, और चूंकि हम एक ऐसे प्रदेश में है जहाँ पर जल संसाधन सीमित हैं और एक एक बूंद का हमें हिसाब रखना है, तो ड्रिप के माध्यम से, यानी कि आधुनिक तकनीक तो अपन ने अपना ली सिंचाई की, लेकिन उसके बाद में भी ज़मीन में जितना पानी जाता है या जड़ क्षेत्र में जो पानी जाता है उसमें अननेसेसरी पानी उड़ के ऊपर नहीं जाए, तो उसको रोकने के लिए हम मल्च काम में लेते हैं। मल्च प्लास्टिक की भी हो सकती है या अपने जितने भी फसल के जो अवशेष हैं उसके माध्यम से भी मल्च तैयार करी जा सकती है। तो ये काम में लेंगे तो पहला फ़ायदा ये होगा कि जल की सीमित जल में हम अच्छा पैदावार ले सकेंगे, और दूसरा फ़ायदा उसका ये होने वाला है कि आपके मल्च लगी हुई है तो बार बार हमें खरपतवार के लिए बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। उसमें प्लास्टिक मल्च है तो आपका 5% भी खरपतवार खेत में नहीं रहेंगी, तो हमारा ये बचत इसमें हो जाएगी। और तीसरा, आपने बताया कि नई तकनीक ऑटोमेशन के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूं, तो देखिएगा सूक्ष्म सिंचाई या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, इस तरह की अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसमें सिंचाई का प्रबंधन और पोषक तत्वों का प्रबंधन मैनुअली करते हैं अपन, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि अपने को कई बार मान लीजिएगा 10 मिनट ही चलानी है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या 15 मिनट ही चलाना है, हर दिन में एक बार चलाना है। और आजकल तो तकनीक ऐसी भी आ गई कि दिन में आपको 2 बार या 3 बार छोटी छोटी सिंचाई देनी है, जिसको ये तकनीक और ज़्यादा प्रभावी है पौधों को अच्छा उत्पादन देने के लिए और गुणवत्ता अच्छी देने के लिए। तो ये सारा संभव हो पाता है मात्र ऑटोमेशन के माध्यम से, और ऑटोमेशन एक ऐसी तकनीक है जिसको आने वाले टाइम में हमें अपनाना ही होगा, जिससे कि कुशल जल प्रबंधन हो और हमारा उत्पादन है उसकी लागत में कमी आते हुए उत्पादन और उसकी गुणवत्ता भी बढ़े। ऑटोमेशन में मुख्य रूप से 2-3 चीज़ होती हैं। एक पहला जो है वो कंट्रोलर होता है और दूसरा सोलोनॉइड वाल्व्स होते हैं। ये जितने भी माइक्रो इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई के में जो कार्य करते हैं आपके क्षेत्र में लोग, वो सब इस बारे में वाकिफ़ हैं, और आपके क्षेत्र के जो कृषि और उद्यानिकी अधिकारी हैं वो भी इस बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। तो एक बार इस बारे में ज़रूर आप पूरी जानकारी लेके, और आपके पास सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप ऑटोमेशन की तरफ ज़रूर जाएं, जिससे कि आप अपने फसल का भी पूरी तरह से और जल प्रबंधन का भी पूरी तरीके से ध्यान रख सकें। जी डॉक्टर साहब, तो हमारे किसान भाई आधुनिक तकनीक इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। अब एक हमारे कृषि क्षेत्र में एक संकट है जिसका नाम है डीएपी संकट, और इसके प्रति डॉक्टर साहब बहुत सारी भ्रांतियां भी हमारे किसान भाइयों में चल रही है, क्योंकि इसका अल्टरनेट है एनपीके और एसएसपी। लेकिन हमारे किसान भाइयों के बीच में ये भ्रांति है कि गुणवत्ता को लेकर, या हम बात करें कि इनकी जो उपज क्षमता है वो डीएपी से थोड़ी कम है, तो इस भ्रांति को किस प्रकार दूर करना चाहेंगे आप हमारे किसान भाइयों के बीच में? ये जब कभी भी डीएपी की शॉर्टेज आती है जी, तो ये बात हमेशा उठती है कि डीएपी नहीं है तो उर्वरक नहीं दिया पाया। मैं सबसे पहले किसान साथियों एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पौधा ये नहीं जानता कि कौन सा पोषक तत्व है किस रूप में कहाँ से आ रहा है। जी, डीएपी में 2 पोषक तत्व हैं, एक नाइट्रोजन और एक फास्फोरस। अब नाइट्रोजन या नत्रजन है वो चाहे गोबर की खाद से हो, चाहे सीधी मिट्टी से हो, चाहे डीएपी से हो, चाहे यूरिया से हो, चाहे एनपीके से हो, पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में ही जानता है। इसी तरह से फास्फोरस भी चाहे सोर्स कौन सा भी हो इसी से जानता है। तो ये भ्रांति बिल्कुल निकल जानी चाहिए कि ये अक्स उर्वरक काम में लिया तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, वाई लिया तो नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। इसमें हर एक उर्वरक में परसेंटेज होती है पोषक तत्वों की। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है,
फास्फोरस कितना प्रतिशत है और पोटास कितना प्रतिशत है, या कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने प्रतिशत है। और हर फसल के लिए प्रति हेक्टेयर एक निश्चित मात्रा के पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है। तो वो कैलकुलेशन हम डीएपी से भी कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन हम एसएसपी प्लस यूरिया से भी कर सकते हैं, और वो कैलकुलेशन हम एनपीके का जो अपने पास उपलब्धता है उसमें भी कर सकते हैं। तो आपको ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये अक्स फर्टिलाइज़र काम में लेंगे तो ही पोषक तत्व जाएंगे। तो अगर आपके पास डीएपी उपलब्धता है तो डीएपी काम में लीजिएगा, आपके पास एसएसपी प्लस यूरिया उपलब्ध है तो एसएसपी प्लस यूरिया उसी अनुपात में जितनी पोषक तत्वों की प्रति हेक्टेयर ज़रूरत है उस पर्टिकुलर फसल में वो काम लीजिएगा। और अगर आपके पास एनपीके है तो एनपीके की रिक्वायरमेंट भी आप कैलकुलेट करवा लीजिएगा। आप नहीं करना जानते हैं तो आपके पास में जो उन्नतशील काश्तकार हैं या आपके क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षक या कृषि अधिकारी या उद्यानिकी अधिकारी उनसे करवा के आप काम ले सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स फर्टिलाइज़र नहीं मिला तो वाई की तरफ जाएं या नहीं जाएं। जी, अब हमारे किसान भाइयों के बीच ये भ्रांति भी आज दूर हुई होगी और उन्हें ये भी पता लगा होगा कि गुणवत्ता को लेकर या उपज को लेकर किसी भी उर्वरक में जो पोषक तत्व उनकी कोई कमी नहीं होती है। और अब डॉक्टर साहब, क्योंकि कार्यक्रम में अभी हम आपसे चर्चा करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण बात पे, राइजिंग राजस्थान, जो कि अब 9 से 11 दिसंबर को होने जा रहा है। और हमारे किसान भाई और हमें बहुत सारी उम्मीद है इस समिट से कि इसमें कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे कार्य होने वाले हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं। तो आप राइजिंग राजस्थान समिट को किस प्रकार से देखते हैं? क्या क्या आप इससे उम्मीद लगाकर इस समिट को देखते हैं? देखिएगा, कृषि क्षेत्र में एक पारंपरिक सोच ये थी कि किसान अपने खेत में कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जी, और खेती अपने आप होती है, उस तरह से होती जाती है जी। लेकिन इस पारंपरिक सोच को आज के दिन बदलने की ज़रूरत है। कोई भी, चाहे व्यवसाय हो, चाहे व्यापार हो, या कोई भी उद्यम हो, उसमें नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी, इसका अगर समावेश करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। और निवेश करेंगे तो ही उसमें आगे ग्रोथ आएगी। तो कृषि क्षेत्र में भी ऐसा ही है। और ये मेरे ख्याल से हमारे जो नीति निर्देशक हैं, नीति नियंता हैं, वो इस बात पे अब बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि कृषि क्षेत्र जो जिसमें हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन काम करती है, सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स काम करती है, तो उस क्षेत्र में अगर निवेश बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जितना कृषि के किसान, जितने कृषि के मजदूर काम करते हैं, उनका एक तरह से जीवन स्तर है वो भी बढ़ना है, उनकी आय के स्रोत भी बढ़ने हैं। तो अभी जो राइजिंग राजस्थान में विशेष जो कृषि क्षेत्र का आयोजन हुआ, कृषि क्षेत्र के मामले में राइजिंग राजस्थान का, और आने वाले टाइम में होने वाला है, तो उसमें बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उन्होंने बड़ा रुचि ली है इस चीज़ में कि कृषि, विशेष करके उद्यानिकी क्षेत्र जिसमें फूड प्रोसेसिंग है, और फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ में नवीन तकनीक हैं, जैसे सूक्ष्म सिंचाई है जी, या फिर सोलर एनर्जी है, सोलर के माध्यम से सोलर पंपिंग सिस्टम या दूसरे सिस्टम आते हैं, कृषि यंत्र हैं। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाई है। और ख़ास करके जो तकनीक दे सकते हैं, कुछ लोगों ने इस चीज़ में भी दिखाई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके बेस पे किसानों को कैसे ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सकता है एडवाइजरी के माध्यम से। इनपुट्स हैं जो आदान है कृषि में, इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाई गई है। तो मैं सारी चीज़ों का निचोड़ इस रूप में देखता हूँ कि चाहे प्रोडक्शन यूनिट कोई लगाता है हमारे राज्य में, चाहे आदान की व्यवस्था में शामिल होता है, चाहे यंत्र या नवीन तकनीक आपूर्ति करने में हमारे साथ कोई निवेशक जुड़ता है, तो निश्चित रूप से ये निवेश हमारे खेतों तक जाएगा। और हमारे खेतों तक ये निवेश जाता है तो हर किसान को किसी न किसी रूप से इसमें फ़ायदा होने वाला है। और नई तकनीक हमारे इस कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में आने वाली हैं।
तो मैं तो इसमें ये देखता हूँ कि आने वाले भविष्य में इसका बहुत अच्छा राज्य में असर होने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे किसान भाई को बहुत लाभ मिलने वाला है इस समिट से जी, और हमारे कृषि क्षेत्र में और उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत सारे इससे विकास भी होंगे। जी जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आज हम अब बात कर रहे थे उद्यानिकी के बारे में, इस सप्ताह में हमारे किसान भाई उद्यानिकी में कौन कौन से कार्य करें, तो अब कार्यक्रम के अंत में आपसे सिर्फ एक सवाल और करना चाहेंगे कि क्या सलाह देना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे किसान भाइयों को कि इस समय बागवानी में उद्यानिकी में और क्या क्या कर सकते हैं इस समय में? देखा, मेरा छोटी सी बात हमारे किसान साथियों को है, नई तकनीक अपनानी है, ऐसी किस्में लेनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, और जल प्रबंधन सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई के जो आधुनिक तरीके हैं, ड्रिप या मिनी स्प्रिंकलर, इससे ही करना है, और उर्वरकीकरण भी ड्रिप के माध्यम से ही करना है जो पारंपरिक रूप से करते आए हैं, उससे हट के सिर्फ फर्टिगेशन आप लोगों को करना है। तो उसका सीधे से सीधे आपको फ़ायदा होगा, आय में बढ़ोतरी होगी, प्रोडक्शन और गुणवत्ता है, ये दोनों चीज़ बढ़ेंगी। जी, तो किसान साथियों, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन आपको पसंद आया होगा, और कार्यक्रम में जितनी भी हमने महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी हम लेकर आए, उस जानकारी का आप भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम कृषि दर्शन के प्रति है आपके कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में पधारे और उद्यानिकी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। कार्यक्रम में आप पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।